वेलकम टू तथागत। और आज हम लोग फिर से मिले हैं और कैट 24 का जो स्लॉट 3 था उसका क्वांट का जो सेक्शन था उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग ने स्लॉट 1 भी देख लिया, 2 भी देख लिया, अब स्लॉट 3 देखना है। 3 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, समझते हैं कि किस टाइप का क्या वेरिएशन आया था प्रॉब्लम्स में विथ रिस्पेक्ट टू स्लॉट 1। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं क्या है। ऑल राइट, तो अगर आप यहाँ पर देखें, प्रॉब्लम को देखें तो आपको दिख रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपको निकालना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस। सो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले आपके जो भी इंटीजर सॉल्यूशंस है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब देखो, ये जो है, ये जो दिया हुआ है आपको, ये बड़ा ही स्टैंडर्ड कर्व है, मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसका ये एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। और स्क्वायर बनता है, कुछ ऐसा बनेगा। ये आप लोगों ने ग्राफ्स वगैरह पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये कुछ ऐसा बनेगा आपके, ऐसा स्क्वायर बनता है, राइट। तो अब जैसे मान लो ये दोनों अगर पॉजिटिव है तो क्या बनता, 2x इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो क्योंकि मॉड है तो प्लस माइनस 1 टाइप से आएगा। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, मतलब आप ये देखिए, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो आप ऐसे देखें अगर, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया 1,1। सिमिलरली ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1,1 हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1। और यहां पर देखेंगे तो 1, -1 हो गया, राइट। लेकिन इसके साथ साथ में आपको देखो, ये जो चार हैं, ये चारों पॉइंट्स तो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये भी आपके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0,1 हो गया। ये हो गया आपका 0,-1। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1,0 हो गया। ये हो गया आपका -1,0। तो इन टोटल अगर आप देखेंगे कि कितने पॉइंट्स यहाँ पर, इंटीग्रल पॉइंट्स कितने होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने, टोटल 8 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ग्राफ्स पता है, आपने पढ़ा है अगर ऐसा कुछ, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाता है। आपको बस सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स निकालने। एक गलती जो थी बच्चों से हो गई थी, वो ये थी कि भाई इन्होंने ये 4 पॉइंट्स तो निकाल लिए, लेकिन ये वाले जो 4 पॉइंट्स है उनको वो भूल गए। तो उसको ऐड करना भूलने से तो गड़बड़ आ जाएगा आंसर, राइट। तो इसलिए इनको भी ऐड करना पड़ेगा, और टोटल इसलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 8 इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे जो इस कर्व को या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो मतलब डुएबल सा प्रॉब्लम था। चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, समझते हैं क्या है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है पढ़ लेते हैं पहले तो। फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर्स p, k एंड a, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो आपके पास में ये दो इक्वेशंस है और आपको बताना है नो सॉल्यूशन। सो बड़ा ही स्टैंडर्ड सी कंडीशन है। क्या है भाई, आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जब पढ़ा होगा तो आप लोग ने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन पढ़ी होगी, आप लोग ने नो सॉल्यूशंस की कंडीशन पढ़ी होगी, और आपने यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पढ़ी है, राइट। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, अपने को नो सॉल्यूशन की कंडीशन निकालनी है। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ कि अगर मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दो इक्वेशंस अगर आपके पास में है, और अगर आपको देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या हमारी कंडीशन होती है, a1 बाय a2 शुड बी इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे को क्या कंडीशन होती थी, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, ठीक है। और अगर हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी, a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1, ये b2 है, b1 बाय b2। सो यहां पर अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को नो सोल्यूशन चाहिए। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई, राइट। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो दो इक्वेशंस अपने को क्या दिए हुए हैं, हमें इक्वेशन एक दिया हुआ है px माइनस 4y इक्वल टू 2, और एक दिया हुआ है 3x प्लस के वाई इक्वल टू ए। तो अगर मैं नो सोल्यूशन की कंडीशन यहां पर लगाऊं तो क्या आएगा, देखिए, p/3 इक्वल टू -4/k इज नॉट इक्वल टू 2/a, राइट। और अब आपको पूछा है कि इनमें से क्या ट्रू होगा, क्या कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके नो सोल्यूशन बनेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर मान लो मैं इनको देखो, इनको इक्वेट करूं तो क्या बन जाएगा, kp प्लस
12 इक्वल टू 0, ये एक केस हो गया, राइट। तो अब आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, केपी प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0, बट हमारा तो इक्वल टू 0 आ रहा, तो ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा अपन ने क्या किया, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए इज नॉट इक्वल टू 6 या पी ए माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, ये आ गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि पी ए माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो भैया ये भी एलिमिनेट हो गया, राइट। एंड पी ए प्लस 6 इक्वल टू 0, ये कह नहीं सकते अपन इसके बारे में, ठीक। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस 2a इज इक्वल टू के, या 2a प्लस के शुड बी इक्वल टू 0, वेरी गुड। और यही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज 2a प्लस के इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आपको ये, आई एम प्रीटी श्योर आप ये जानते ही होंगे, लीनियर इक्वेशन जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम यही पढ़ते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की, तो वही नो सॉल्यूशन को लगाना है, सीधा डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। और मैंने देखा है कि बहुत बार पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे ना, तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन इसके ऊपर आता है प्रॉब्लम, तो एक दो बार थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी डुएबल है प्रॉब्लम, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, थर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है आपको, a प्लस बी रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 52 प्लस 30 रूट 3, और आपको क्या निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। याद करो ऐसे ही कुछ कुछ इस लाइंस पर हमारा स्लॉट 1 में भी प्रॉब्लम था, ये उससे बहुत आसान है, वो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो खैर इसको समझते, देखो इसका स्क्वायर इक्वल टू दिस है, तो स्क्वायर ही कर दो। जब तुम होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 52 प्लस 30 रूट 3। तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप सिंपली होगा कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे, राइट। मतलब एक तरीके से कि ये जो पार्ट है बिना रूट वाला पार्ट, तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, ये 52 हो गया। और दूसरा क्या है यहाँ पर देखिए, 2 रूट 3 ए बी इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 3 वाला पार्ट क्या हो गया, 2ab इज इक्वल टू 30, या तुम बोल सकते हो ab इज इक्वल टू 15, ठीक। तो अब अपने को a और b की वैल्यूज निकालनी है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए सोचा अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो अपने को दिख रहा है कि 5,3 इसका एक सोल्यूशन हो सकता है, 15 को हम 5 इंटू 3 में ब्रेक कर लिया, राइट। अब आप एक बार चेक करके देखिए क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 25 प्लस 27, ये 52 ही तो बन रहा है ना, तो इसका मतलब है ये सेटिस्फाई ही कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई, और आपसे पूछा क्या है, a प्लस बी कितना हो गया, 8 हो गया। इन दोनों का जो सम होगा a प्लस बी, वैल्यू कितनी आ गई, 8, सो 8 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये भी बहुत ही लल्लू सवाल था, ये भी बहुत आसान था, डायरेक्टली आपको स्क्वायर करके इक्वल करना था, तो काफी इजी था ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों प्रॉब्लम किए, तीनों बहुत ही स्कोरिंग वाले थे प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स पहला वाला हो सकता है कि आपको ग्राफ ना पता हो, लेकिन दूसरा और तीसरा तो एकदम डूएबल है, ठीक। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस। सो बेसिकली अभी आपको दिख ही रहा है ये ज्योमेट्री पर बेस्ड है, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ, एक सर्कुलर प्लॉट ऑफ लैंड है, मतलब एक सर्कल बन रहा है, तो बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल बन रहा है अपने पास। अब क्या हो रहा है, दिस plot of land is divided into 2 regions by a chord of length 10 root 3 meters such that the chord subtends an angle of 120 degrees at the center, ठीक है। तो देखिए अगर ये सेंटर है तो अब आपके पास में एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ क्या है, 10 रूट 3, और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, ये 120 डिग्रीज बना रही है। तो भाई आप ऐसे सोचिए कि भाई ये तो रेडियस हो गया, रेडियस हो गया, तो एक बहुत ही जनरल ट्रायंगल होता है जिसमें आपको अगर एक एंगल 120 डिग्रीज है, ठीक है, और ये एंगल 30 30 होते हैं, तो हम सीधा बोल देते हैं कि भाई अगर ये ए है, ये ए है, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है, ए रूट 3 हो जाती है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया तो 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया, उससे भी वही चीज सेम आएगी, बट यहाँ पर ये बड़ा कॉमन है। तो अगर 120 है तो इसका मतलब है 30 30 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस रेडियस है,
दैट मीन्स अगर ये 10√3 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 10 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस सर्कल का रेडियस जो होगा आर, वो कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। ठीक, चलिए बढ़िया। अब आगे देखते हैं क्या पूछा। देन द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, मतलब आपको, आप ऐसे देखिए, ये कॉर्ड तो यही थी, ये बेसिकली दो पार्ट्स में करे, तो आपको ना ये एरिया निकालना है, ये वाला। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये एक सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, ये जो सेक्टर बन रहा है, ये जो सेक्टर है आपका पूरा ए बी मान लेते हैं इसे, जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर थीटा कितना, 120, तो 120 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ अपने को, 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 हो गया, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का रेडियस जो है, सॉरी, इसमें जो साइड्स है वो 10 10 है और बीच में एंगल 120 बन रहा है, तो हाफ ऑफ 10 इंटू 10 इंटू, देखिए एक चीज और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपके पास में कोई एक ट्रायंगल होता है, जैसे मान लो ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये स्मॉल सी स्मॉल बी स्मॉल ए है, तो इसका एरिया जो होता है दैट इज हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 120 करना पड़ेगा अपने को, साइन 120, और साइन 120 जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो देखिए ये हो गया आपका 100π/3, है ना, ये 1/3 हो जाएगा, और 120 √3/2, तो ये हो जाएगा -100 √3/4। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचा, 25। तो यहां से आप देखिए अगर आपने 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4π/3 -√3, और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो अब ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को केयरफुली देखना बहुत जरूरी है, आंसर आने के बाद भी हमने बहुत जल्दी करते हैं, गलत मार्क करके आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 25 आ रहा था, 25 4π/3, ऑप्शन नंबर सी आ गया एग्जैक्टली। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये भी एक डुएबल प्रॉब्लम है। ये है कि थोड़ा सा हल्की सी कैलकुलेशन है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, बस यही है, बाकी तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने जितने भी देखे, मुझे तो अभी तक सारे ही डुएबल लग रहे हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, बड़ा सा टेक्स्ट दिख रहा है मुझे, तो समझते हैं पहले तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। इन अ ग्रुप ऑफ 250 स्टूडेंट्स द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एट लीस्ट 44% एंड एट मोस्ट 60%। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बॉयज, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ। अच्छा जी, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको परसेंटेज तो दिख रहा है, तो अपने को दिमाग में आते हैं परसेंटेज का है, बट ये बेसिकली याद करिए, ये आइदर रनिंग स्विमिंग बोथ, तो मतलब ये क्या हो गया, ये सेट थ्योरी पर बेस्ड हो गया, वेन डायग्राम जो हम बनाते थे उस पर बेस्ड हो गया। ठीक है, तो अभी पहले तो थोड़ा सा समझते हैं कि भाई टोटल बच्चे कितने हैं, 250 बच्चे। एक एक स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे, 250 बच्चे हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज एटलीस्ट 44%, मतलब मिनिमम गर्ल्स अगर मैं देखूं, मिनिमम गर्ल्स अगर देखें तो दैट इज 44%। तो 44% ऑफ 250 निकाल लेंगे अपन, राइट। तो 44% ऑफ 250 मतलब कितना आ गया, ये आपका 44/100 इंटू 250, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 22, तो 110 हो गया। ठीक, एंड सिमिलरली मैक्सिमम गर्ल्स भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम गर्ल्स का जो परसेंटेज दिया हुआ है वो हमको कितना दिया हुआ है, हमें 60% दिया हुआ है। 60% का मतलब क्या हुआ, 60% ऑफ 250, तो 3/5, तो ये हो गया 150। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम गर्ल्स कितनी है, 150। तो यहाँ पर देखिए एक तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम गर्ल्स को अगर मैं देखूं तो गर्ल्स कितनी हमने निकाली अभी, 110, और मैक्सिमम गर्ल्स कितनी होगी, 150। ठीक है, तो बाकी के जो रिमेनिंग होंगे वो बॉयज ही होंगे, तो बॉयज कितना हो गया, 250 में से हम लोग 110 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 140। ठीक है, तो ये अब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे देखिए, अगर मैक्सिमम गर्ल्स है तो बॉयज मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा होगा, तो अगर 150 है तो 250 होना, तो ये 100 हो गया, सो मिनिमम 100 हो गया, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, करस्पॉन्डिंगली आपका 140। ठीक है, मिनिमम गर्ल्स हो गई 110, मिनिमम बॉयज हो गए 100,
मैक्सिमम गर्ल्स हो गए 150, मैक्सिमम बॉयज हो गए आपके 140। ठीक है, मतलब ये और ये इनका सम जो होगा वो 250 होना चाहिए। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं, ये तो समझ लिया अपन ने। अब आगे दिया हुआ है इफ 50% ऑफ द बॉयज 50% ऑफ द बॉयज ऑप्टेड फॉर, अभी गर्ल्स को भूल जाते हैं, अभी गर्ल्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। 50% ऑफ द बॉयज ऑप्टेड फॉर स्विमिंग while 70% ऑफ द बॉयज ऑप्टेड फॉर रनिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज और दी हुई है, ईच स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर आइदर स्विमिंग और रनिंग और बोथ। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने रनिंग या स्विमिंग नहीं की है, मतलब रनिंग स्विमिंग या बोथ दोनों हो सकता है। तो बेसिकली आपका जो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ना ही रनिंग ली होगी ना ही स्विमिंग होगी वो जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा तो अब आप ये देखिए कि भाई ऐसे समझिए कि 50% बॉयज जो है, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए रखते हैं। तो अगर हम बॉयज के लिए देखें तो हमें दिया हुआ है कि 50% ऑफ द बॉयज ऑप्टेड फॉर स्विमिंग, ये स्विमिंग है अगर, तो ये 50% हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो रनिंग है, रनिंग के लिए बॉयज कितना ऑप्ट किए थे भैया, देखिए 70%, तो ये 70% हो गया, राइट। ठीक है, सो ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, टोटल जो होता है वो 100% होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये इनका सम हो गया 120, 120 में से हमने 100 माइनस किया, तो इसका मतलब है ये 20% जो हो गए बॉयज जिन्होंने बोथ स्विमिंग और रनिंग करी होगी। ठीक है, सिमिलरली गर्ल्स के लिए अगर गोला बनाया अपन, तो गर्ल्स के लिए यहां बना लेते हैं, ये स्विमिंग है ये रनिंग है, तो गर्ल्स का दिया हुआ अपने को नंबर कि 80% ऑफ द गर्ल्स, 80%, ये 80% है, 80% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर स्विमिंग while 60% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर रनिंग। तो बोथ स्विमिंग एंड रनिंग कितना हो जाएगा, फिर उसी लॉजिक से देखेंगे तो 80 प्लस 60 कितना हो गया, 140, 100 में से 140 माइनस किया तो ये हो गया 40%। सो 40% ऑफ द गर्ल्स ऑप्टेड फॉर बोथ, दोनों के लिए। ठीक है, सो अब आपको बोला है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ स्विमिंग एंड रनिंग। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं अपन यहाँ पर कि अपने को ये पता चल गया कि बोथ वाले जो हैं बॉयज कितने थे, बोथ 20%, राइट, और गर्ल्स कितनी थी हमारी 40%। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए हमने बॉयज को देखा, बॉयज, और यहां पर गर्ल्स हो गई। तो अब सबसे पहले देखिए कि मिनिमम बॉयज कितने थे, 100 थे, तो 100 का 20% करेंगे तो 20 हमारे बॉयज हो गए। ठीक है, 20 बॉयज हो गए हमारे। ठीक है, और गर्ल्स का देखेंगे तो क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली, अगर ये 20 था, अब समझ रहे हैं बात को कि भाई बॉयज अगर मान लो 100 है तो गर्ल्स कितनी हो रही थी 150, तो 150 का कितना हो गया 40%, तो 150 का 40% करेंगे तो कितना हो गया 150 का 40%, ये आ गया अपना 60, तो 60 हो गया। ठीक है, और अगर मैं दूसरा केस ले लूं कि बॉयज कितने अपने 140, तो 140 का 20% कर देंगे हम लोग, क्योंकि 20% अपना फिक्स्ड है, तो 20% कितना हो गया आपका 28, तो 28 आ गया। और गर्ल्स अगर मान लो मैं दूसरा नंबर 150 लिया था तो 110 ले लिया, तो 110 का 40% कितना हो गया 44, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया 80 आ गया, और यहाँ पर टोटल कितना आ गया 72 आ गया, बढ़िया। तो सबसे छोटा नंबर जो हो गया वो क्या हो गया 72, बड़ा हो गया 80। तो अब आप ऑप्शंस को देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको बोला है मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बोथ, तो 72 एंड 80, यही तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया, राइट, 72 एंड 80। तो बस थोड़ा सा करना पड़ेगा ये, मतलब मैं एकदम डुएबल नहीं मानूंगा क्योंकि एग्जाम के समय में थोड़ा सा प्रेशर होता है, प्लस बड़ा सवाल है, प्लस डेटा ज्यादा है नहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बस ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो गलती होने की बहुत चांसेस है। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अरे वाह जी, नंबर सिस्टम का। देखिए आप गौर फरमाइएगा कि तीनों स्लॉट्स में नंबर सिस्टम का इस टाइप का रिमाइंडर निकालने वाला सवाल आया था। अब सबका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो आप समझ पा रहे हैं कि वो बेसिकली थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द थ्री स्लॉट्स। सो ये देखिए क्या पूछा हुआ है आपको, 10 की पावर 68 है डिवाइडेड बाय 13। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 13 का 5 निकाल लेंगे, तो 13 का 5 कितना हो गया 12, और जैसे ही 12 आ गया तो हम क्या करेंगे एक्सपोनेंट को 12 से डिवाइड करेंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो 68 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, मतलब 10 की पावर 8 बाहर आ गया, इसको आपको 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए 10 की पावर 8 बेसिकली ये 100 की पावर 4 हो जाएगा, उसको 13 से करना है। जैसे ही आप 100 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 91 होता है, 13 के टेबल में आता है,
तो 91 है, मतलब ये 9, 9 की पावर 4 हो गया। 9 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। 9 स्क्वायर का मतलब हुआ 81, 81 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 13। जैसे ही आप 81 को 78 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आया 3, और यहाँ से आया 3, तो मतलब कितना आ गया, 9 आ गया। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने तीनों स्लॉट्स में सेम ही टाइप का दिया था तो यहाँ पर भी दिया है, और ये हमेशा इजी ही होते हैं। तो रिमाइंडर्स निकालने के प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो कोशिश करिए उसको अटेम्प्ट करना ही करना। ठीक है, चलिए, तो ये भी बहुत डुएबल प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, ज्योमेट्री पर बेस्ड है, तो पढ़ लेते हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी आर एम एन एंड पी। तो देखिए गौर से देखते हैं, एक आपके पास में ट्रायंगल है जिसमें जो है ए बी और सी। ठीक है, सो मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी आर एम एन एंड पी। तो अब इनके मिड पॉइंट्स है, इसका मिड पॉइंट क्या है, एम है। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट क्या है, एन है। और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। ये मिड पॉइंट है, तो 1:1 का रेशियो है। ठीक है भैया, अब आगे क्या किया था, मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी। अच्छा, मीडियन अगर आपने यहां से ड्रॉ करी, देखिए मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन जो है ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो जब आप इसकी मीडियन ड्रॉ करोगे तो ये ए एन ही तो इसकी मीडियन हो गई ना, ये दूसरी मीडियन हो गई, और ये आपकी तीसरी मीडियन हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम ए बी एंड सी इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट्स एम पी एम एन एंड, अच्छा एम पी। अब देखिए एक दूसरा, मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो लाइन सेगमेंट है एमपी, एमपी को इंटरसेक्ट करिए कहां पर, एक्स पर। ठीक है, एमएन, एमएन ये हो गया, एमएन को इंटरसेक्ट कहां पर किया जा रहा है, वाई पर। और एक हो गए एनपी, एनपी को इंटरसेक्ट कहां करेंगे, जी पर। बढ़िया, अब क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 1440 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ एक्स वाई जी। आपको ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा, अगेन कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एक्स वाई जी का, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, बढ़िया। तो अब आप सबसे पहले तो ये देखिए, समझिए कि ये सारे मिड पॉइंट्स है। आपने सारे मिड पॉइंट्स को पहले ज्वाइन किया था। सबसे पहला बड़ा ट्रायंगल देखिए, ये अपना ए बी सी, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका एम एन और पी। तो देखिए आप सारे अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका एम पी एन का जो एरिया होगा दैट विल बी 1/4 ऑफ ए बी सी। ये पूरे टोटल का 1/4 हो जाएगा, ये चारों इक्वल एरियाज में हो जाएंगे डिवाइडेड। तो बेसिकली एबीसी का एरिया कितना है, 1440, उसका 1/4 कर देंगे तो ये एम पी एन का आ जाएगा। ठीक, लेकिन आपको अगेन इसका निकालना है। तो देखिए भाई ऐसे समझिए, अगेन ये जो एरिया है एम पी एन, ये फिर से मिड पॉइंट्स हो गए। तो इसका मतलब है इसका जो एरिया होगा एक्स वाई जी का, दैट विल बी 1/4 ऑफ एम पी एन। तो अब बस एमपीएन का एरिया ये है, उसका 1/4 कर देना अपने को, तो आंसर आ जाएगा। तो 1/4 ऑफ 1440, तो 16 हो गया, डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आंसर, 90। सो आंसर क्या हो गया, 90। बस आपको चित्र बनाना था भैया इसमें, और कुछ भी नहीं है एकदम। बस पहले इसका एरिया उसका 1/4 हो गया, फिर अगला वाला होगा उसका 1/4 हो जाएगा, तो बस आ गया आंसर 90। बहुत आसान है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला है ज्योमेट्री स्कोरिंग होती है, ज्योमेट्री पे ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री के सवाल बनते हैं। और अगर आप ज्योमेट्री करेंगे तो आप ये मान के चलिए 3 सवाल जो है वो आपके लिए बोनस है। ठीक है, तो ये भी मैं एकदम डुएबल मानूंगा इस प्रॉब्लम को। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ज्योमेट्री पढ़ा है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं, समझते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है, आफ्टर 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स गोपाल सैलरी बिकेम 187.5% ऑफ हिज इनिशियल सैलरी। तो बेसिकली क्या हुआ, 2 इंक्रीजेस हुए और उससे जो सैलरी बन गई वो 187.5% बन गई। If the percentage of salary increase in the second increment was twice that of the first increment, then the percentage of salary increase in the first increment। देखो ऐसे समझो कि कोई एक सैलरी थी P, उसको आपने पहले R% से इंक्रीज किया तो ये कुछ बन गई, फिर आपने उसको 2R% से इंक्रीज किया, और अब ये क्या बन गई अपनी, ये बन गई 187.5% ऑफ P। तो ऐसे सोचिए अगर कोई चीज 100 है तो वो 187.5 बन गई, मतलब ये ओवरऑल इंक्रीज कितना हो गया, ये आपका 87.5% का ओवरऑल इंक्रीज हो गया।
कोई सैलरी थी टी, अब वो अगर 187.5% बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ, 87.5% का इंक्रीज हुआ ना। 100 अगर है तो 100 कितना हो गया, 187.5, मतलब 87.5% का इंक्रीज है। और ये अब आप देखें यहाँ पर ये सक्सेसिव चेंज है। सो आप बेसिकली सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हुआ, 87.5 इज इक्वल टू आर प्लस 2r प्लस r इंटू 2r बाय 100। बस इसको आपको सॉल्व करना है तो यू विल गेट द आंसर। अब यहां पर देखिए क्योंकि ऑप्शन है ना, तो इट मेक्स मोर सेंस कि आप ऑप्शन वाइज चलें। तो आप जैसे ऑप्शन में आर की वैल्यू अगर आप 25 डाल दें तो देखिए क्या हुआ, 25 प्लस 50 प्लस 25 इंटू 50/100 करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी देख सकते हो, बात एक ही आएगी क्योंकि सक्सेसिव चेंज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होता है दोनों चीजें सेम होती है। आप उस एंगल से चलेंगे तो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो बस इसका ध्यान रखना था। तो और ये इनफैक्ट आपको बता रहा हूँ, हम लोग की असाइनमेंट है जो हम परसेंटेज जब कराते हैं तो उसमें असाइनमेंट में ही ऐसा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली ऐसा प्रॉब्लम। ठीक है, तो वहां पर 187.5% ना बोल करके 15/8 टाइम्स बोल दिया गया। एक ही चीज है, 15/8 टाइम्स बोलिए या 187.5% बोले, दोनों सेम है। तो जो असाइनमेंट करा होगा जिसने, उसने तो खटाक से देखते साथ ही उसको मार्क करके आगे बढ़ गया होगा। तो बट एनीवे अगर आपने नहीं भी किया तो भी ये डुएबल ही है, बस आप ऑप्शंस की मदद ले लीजिए। सी इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक थोड़ा गंदा सा बनेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शंस की मदद लेते हो यहाँ पर तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अरिथमेटिक का सवाल था, ये कर लिया इसे। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सैम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज। पढ़ते साथ ही समझ आ रहा है ये क्या है, टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, तो अब देखो पढ़ते हैं हम लोग। सैम जो भाई साहब है, ही कैन कंप्लीट अ जॉब इन 20 डेज व्हेन वर्किंग अलोन। तो सैम को कितना टाइम लगता है, ही टेक्स 20 डेज। ठीक है, अब एक बंदा आ गया मोहित। तो मोहित जो है, मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सैम। भाई अगर मोहित ट्वाइस एज फास्ट एज सैम है तो उसको आधे दिन लगने चाहिए, 10 डेज लग जाएंगे, राइट। एंड मोहित के बारे में बात हो रही है, एंड मोहित इज थ्राइस एज फास्ट एज आयना। तो मोहित जो है अगर वो थ्राइस एज फास्ट एज आयना है तो इसको ए को इसका 3 गुना टाइम लगना चाहिए, मतलब 10 का 3 गुना कर देंगे तो 30 डेज हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तीनों जो सदस्य हैं, तीनों के मुझे नंबर ऑफ डेज पता चल गए कि कितना कितना टाइम लगता है अगर वो कोई भी काम को अकेले करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, वर्क ले लेंगे। वर्क क्या मान लेंगे, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो गया, 60 यूनिट्स मान लिया हमने। तो जैसे ही आपने 60 यूनिट्स का टोटल वर्क माना तो अब आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो सैम की एफिशिएंसी कितनी हो गई, उसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। मोहित की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई 6। और आयना की कितनी हो गई एफिशिएंसी, वो हो गई उसका 30 तो 2 हो गई। ठीक है, तो अब अपने पास में इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज हो गई। अब हो क्या रहा है, काम कैसे हो रहा है देखिए। दे अंडरटेक अ जॉब विद एन अरेंजमेंट वेयर सैम एंड मोहित टुगेदर वर्क ऑन द फर्स्ट डे। देखिए पहले दिन सैम और मोहित काम करते हैं, अगले दिन सैम एंड आयना काम करते हैं, एस प्लस ए हो गया। एंड नेक्स्ट डे एम एंड ए काम करते हैं, और उसके बाद फिर से वही कार्यक्रम, अपनी फिर से वही साइकिल रिपीट होते जाएगी, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो भाई पहले दिन देखो सैम और एम, एस और एम ने काम किया। एस और एम मतलब 9 यूनिट का काम कर दिया। अगले दिन एस और ए ने आए तो इन्होंने 5 यूनिट का काम कर दिया। फिर अगले दिन एम और ए आए तो उन्होंने कितने यूनिट का काम कर दिया, 8। तो पहले 3 दिन में अगर मैं देखूं, फर्स्ट 3 दिन में हमारे कितने यूनिट्स का काम हो गया, 22 यूनिट्स का काम हो गया, राइट। तो फिर अगले जो 3 दिन होंगे उसमें एम और ए आएगा तो अगेन ये 22 यूनिट्स का काम फिनिश कर देंगे। तो टोटल यहां तक अगर आप देखेंगे, टोटल हमारा वर्क कितना था, 60 यूनिट्स का था, जिसमें से 44 यूनिट्स का काम हो गया, राइट। अब उसके बाद अगले दिन मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगले दिन जो 7th डे होगा, काम करने कौन आएगा, एस और एम। फिर 8th डे काम कौन करेगा, 8th डे काम करेंगे एस और ए। फिर 9th डे अगर आप देखोगे तो फिर उसके बाद में एम और ए। इस टाइप से प्रोग्रेशन चल रहा होगा। तो भैया देखो 44 हो गया था, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 16 यूनिट्स का काम रिमेनिंग हो गया। तो 7वें दिन जब एस और एम आएंगे तो वो कितने यूनिट्स का काम कर देंगे, 9। फिर 8वें दिन एस और ए आएंगे तो कितने यूनिट का काम कर देंगे, 5। सी 16 बचा था अपने पास, 16 बचा था, 16 में से 14 यूनिट्स का काम हो गया, तो अगले दिन सिर्फ 2 यूनिट का काम करना है, राइट। अब आप ये बताइए मुझे, पूछा क्या सवाल, पूछा ये, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क इज डन बाय सैम। सैम ने कितने परसेंट ऑफ द टोटल वर्क काम किया है खुद, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है।
तो आप ये देखो कि सैम ने कितने दिन काम किया। भाई सैम ने यहाँ पर काम किया, यहाँ काम किया, फिर यहाँ काम किया, फिर यहाँ काम किया, फिर यहाँ काम किया, यहाँ काम किया। तो इसका मतलब है सैम जो है वो पूरे 6 दिन काम किया है ना, 6 डेज उसने काम किया है। और हर दिन वो कितने यूनिट का काम करता था? सैम की एफिशिएंसी जो थी वो 3 थी। तो अगर 6 डेज में देखोगे तो उसने उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 18 यूनिट्स का। तो आउट ऑफ द टोटल 60 यूनिट्स शाम का कंट्रीब्यूशन क्या है? 18 यूनिट्स। तो कितना फ्रैक्शन उसने कर दिया? 18/60 इंटू 100। 100 नहीं करना, परसेंटेज के टर्म्स में निकालना नहीं है, फ्रैक्शन ही निकालना है। तो क्या हो गया? 3/10। और अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो 3/10 हो गया। तो देखिए ये भी एकदम डुएबल प्रॉब्लम है। आपने इस टाइप के इससे ज्यादा मुश्किल सवाल किए, आई एम श्योर। और ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि एक साइकिल में रिपीट होते जा रही है। तो बस आपको यही देखना था, ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो मैं भी इसे डुएबल ही मानूंगा। तो अभी तक तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने देखे वो सारे मुझे डुएबल ही लग रहे हैं काफी हद तक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वाज पोर्ड इनटू अ 300 लीटर कंटेनर। अच्छा जी, तो अब ये जो सवाल है ये किसका हो गया? देखिए पानी डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, यही सब चल रहा है। तो इसका मतलब है ये किसका हो गया? मिक्सर्स एलिगेशंस का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए तो पढ़ लेते हैं। हमारे पास में क्या दिया हुआ पहले समझते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वाज पोर्ड इनटू अ 300 लीटर कंटेनर। तो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपका कुछ, किसके बारे में बात हो रही है? कुछ 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 क्या दिया हुआ है? मिल्क है। देखिए मिल्क मिल्क दिया हुआ, तो इसका मतलब है पहले कुछ मिल्क था और इसमें आपने वाटर को पोर किया और टोटल हमारा 300 लीटर है। ठीक है, तो भाई लेट से मैं बोलता हूँ मिल्क जो था, ठीक है, या वाटर को देख लेते हैं। वाटर जो था, वाटर अगर मान लो हमने कितना पोर किया इसमें, हमने मान लो एक्स पोर किया। तो मिल्क पहले कितना रहा होगा? 300 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 300 होना चाहिए। ठीक, अब आपने क्या किया? When an amount of this solution was taken out, इसमें से हमने कुछ सोल्यूशन को निकाला। ठीक है, कितना निकाला? Which was twice the volume of the water that was earlier poured into it। मतलब देखिए जो वाटर आपने पोर किया था उसका डबल अमाउंट आपने निकाला ओवरऑल। तो आपने एक तरीके से x था तो x का डबल हो गया, 2x आपने निकाला, आपने बाहर निकाला। तो जो मिल्क होगा, मिल्क कितना था पहले अपना? 300 माइनस एक्स था। इसमें से कितना फ्रैक्शन गया भैया? निकला कितना फ्रैक्शन? 2x/300 हमारा चला गया। तो बचेगा कितना? इसका इतना बच जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शन। हो गया 1 माइनस 2x/300। ये हमारा क्या हो गया? दिस इज मिल्क। इतना बचा आपके पास, राइट। और अब आपको क्या दिखा हुआ है? अब आपने पानी इसमें डाल दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पानी की चेंज हो रही है, लेकिन हमें मिल्क से मतलब है। इफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन 72% मिल्क। अब जो सोल्यूशन है भैया उसमें मिल्क का परसेंटेज है 72%। किसका 72%? जो टोटल वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम कितनी है? 300। तो ये अपना हो जाएगा 300 माइनस एक्स इंटू 300 माइनस 2x। ठीक है, अह, ये कितना हो गया? 72%। इसका निकालेंगे, 72 हो गया तो 216 इंटू 300। यहाँ 300 चला जाएगा, राइट। ठीक है, तो आप देखिए ये आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, मुझे थोड़ी गंदी सी दिख रही है क्वाड्रेटिक। ये हो गया 9, 1 2 3 4 माइनस 600x माइनस 300x प्लस 2x² इज इक्वल टू, ये कितना हुआ? 0 0 6 3 3 1 3 4 3 2 6 6 4 8 0 0। तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे इसे, राइट। तो ये आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा 2x², यहाँ लिख रहा हूँ 2x² माइनस 900x, और इसमें से माइनस हुआ तो ये हो गया प्लस 25200। और इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ऊपर लिख देता हूं मैं। कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस 450x प्लस 12600। तो अब आपको बेसिकली इसको सॉल्व करना है, राइट। तो अगर इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, आप ब्रेक करेंगे इसको, तो ये बेसिकली आपके इसके रूट्स दो आ जाएंगे, एक 420 आ जाएगा और एक 30 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आ जाएंगे एक्स की, राइट। बट क्या कभी भी 420 हो सकता है? सोचिए,
भाई टोटल वॉल्यूम ही 300 थी, तो उसमें से आपने 2x मतलब 420 840 कैसे निकाल लिया आपने, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 30। यही पूछा आपको कि आपने कितना ऐड किया था, तो आपने x ऐड किया था, राइट। समझ रहे हो बात को। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये बड़ा सवाल है, मैं इसको नहीं मानूंगा डुएबल है प्रॉब्लम में, आपको पता है क्या करना है, बट उसके बाद देखिए आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, ऐसे गंदी क्वाड्रेटिक आएगी, उसमें टाइम लग सकता है। अगर आपको चमक जाता तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखिए ये प्रॉब्लम वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा छोड़ने वाला है, क्योंकि अपने को टाइम की हमेशा कमी होती है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 2 ढाई 3 मिनट लगे, आप थोड़ा सा भी स्टक फील कर रहे हो, प्रॉब्लम को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ना है, यही सबसे मेन सूत्र है। आपको ध्यान रखना अगर अच्छे से परफॉर्म करना है तो। ठीक है, चलिए तो अब आगे चलते हैं हम लोग। आज का आखिरी प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम ये बोल रहा हूँ, अमन इन्वेस्ट ₹4,000 इन अ बैंक। बढ़िया, जब पढ़ते साथ ही पहले स्टेटमेंट से पता चल रहा है ये किसका है, CISI का प्रॉब्लम है। तो कंपाउंडेड एनुअली, तो भाई ने क्या किया, ₹4,000 इन्वेस्ट किया, एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कंपाउंडेड एनुअली। इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years, तो देखिए कोई भी एक अमाउंट अगर 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को नहीं पता, तो वो 3 साल में कितना हो जाएगा, ये पार्ट 3 हो जाएगा। ये अपना अमाउंट हो गया आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। और 5 साल बाद वो कितना हो रहा है, 5 साल में कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 1 + R/100 पार 5 इज इक्वल टू A5। और हमको इन दोनों का जो रेशियो दिया है वो 25:36 दिया है, तो अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे, ये 25/36 होना चाहिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, वन, ये इससे कैंसिल आउट होगा, और ये तो हो ही गया, तो आएगा नीचे में 1 + R/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36। तो एक तरीके से 1 + R/100 की पावर 2 इक्वल टू 36/25। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + R/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, और इसका मतलब है आर की वैल्यू मेरे पास में 20% आ गई। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अपना आ गया 20%। अब पूछा क्या, पूछा आपसे देन द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू एक्सीड ₹20,000। अब आपको बताने की कितने मिनिमम इयर्स चाहिए होंगे कि अब ये जो वैल्यू है वो 20,000 से एक्सीड हो जाए। तो भाई हमारी वैल्यू क्या थी, प्रिंसिपल था 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 1/5 करेंगे तो ये हो गया 6/5। और नंबर ऑफ इयर्स मुझे पता नहीं, दिस वैल्यू दिस अमाउंट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 20। एक्सीड ही लिखा है तो ग्रेटर इक्वल नहीं हो सकता, दैट शुड बी ग्रेटर देन 20,000। अब इसमें आपको ये सोचना है कि भैया ये क्या हो जाएगा, 6/5, या इसको लिख देते हैं 1.2 की पावर n ग्रेटर देन, ये कितना हो गया 5। तो अब आप ये सोचिए कि n की क्या वैल्यू डाले, मतलब कि अब वो 5 से एक्सीड हो जाए। अब यहां पर आकर के ना प्रॉब्लम जो है ना वो गंदा हो जाता है, बेकार हो जाता है। अभी तक बढ़िया चल रहा था, अब यहाँ पर आपको एकदम वैल्यू देहाती टाइप डाल डाल के देखना पड़ेगा कि कितने में हो रहा है, तो यहाँ पर गलती होने की बहुत चांसेस है। और वैसे भी आप देखिए इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ये तो टाइप इन द प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा, अगर आप प्रोसीड करना चाहते हैं, इसे सॉल्व करना चाहते हैं, करना भी चाहिए क्योंकि अभी तक आप कर चुके हो, तो यहाँ पर आपको केयरफुली निकालना पड़ेगा कितने टाइम्स करेंगे तो होगा। तो आप जब करते जाएंगे तो आपको देखेगा एन की वैल्यू 9 आनी पड़ेगी, 9 डालोगे तब जाकर होगा। तो यही आपको मिनिमम ईयर्स पूछा था, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 इज बी द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा भूत वूत नहीं था, बस ओनली थिंग कि लास्ट में ये जो स्टेप आता ना, ये थोड़ा सा गंदा होता है। इस टाइप के कई वो भी होते हैं, जैसे मिक्सचर्स एलिगेशंस के होते हैं कि कितनी बार अपन वो रिप्लेसमेंट वाला ऑपरेशन को परफॉर्म करे कि इतना परसेंट हो जाए। तो प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो फिर उसके बाद में मैनुअली चेक करते जाना पड़ता ना, ये मजा नहीं आता। खैर, तो अभी तक अगर मैं देखूं तो सारे प्रॉब्लम्स जो हमने देखे, एक दो प्रॉब्लम्स ही जो थे जो थोड़े से टेढ़े टाइप के दिखे मुझे, जैसे वो मिक्सचर्स एलिगेशन वाला हो गया, वो एक स्विमिंग वाला जो था प्रॉब्लम सेट थ्योरी का था, वो थोड़ा सा है। और ये एक प्रॉब्लम इसमें लास्ट स्टेप में आकर में थोड़ी गड़बड़ होगी, बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो सारे के सारे डुएबल थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा जो भी हमने बात करी है। और अगली बार जब मिलेंगे तो वील कंटिन्यू दिस, आगे की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। मीनवाइल आप पढ़ाई करते रहिए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट में हमको बताइए, विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। हम उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और पढ़ाई करते रहिए, देखिए कैट बहुत नजदीक है। और
हर दिन जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसी नोट पे हम लोग खत्म करते हैं आज के सेशन को, अगली बार मिलेंगे तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी। तो अब वापस अपने को जोर शोर से पढ़ाई करनी है। और ये वही वीडियो एक्सटेंडेड है आपका, जो आपने स्लॉट 3 जो था हमारा 2024 का, स्लॉट 3 का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अब हम आगे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स थे उनको एक एक करके देखते जाएंगे और उनके सोल्यूशंस को भी देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो आपका पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, पढ़ते साथ ही मुझे समझ आ रहा है, देखते साथ ही कि भैया ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का है। और क्या बोल रहा है, गोपी मार्क्स अ प्राइस ऑन अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट। सो बेसिकली एक कोई प्रोडक्ट है उसको वो 20% का प्रॉफिट पे मार्कअप कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सीपी को लेट से 100x ले लूं, तो उसने कितने का मार्कअप किया है, उसने 20% का प्रॉफिट चाह रहा था, राइट। तो उसने 20% से इसको बढ़ाया, तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा, ठीक है भाई। अब एक दूसरा बंदा है रवि जो कस्टमर है, ही गेट्स 10% डिस्काउंट ऑन दिस मार्क प्राइस। तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलता है इसमें, तो 10% से रिड्यूस कर देंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 108x आ जाएगा। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कितने का इसको डिस्काउंट मिला, 12x का डिस्काउंट मिला, ठीक। एंड दस सेव्स रुपीज 15, तो ये 15 रुपए सेव कर रहा है। इसका मतलब ये है, ये जो डिस्काउंट था 12x, दैट शुड बी इक्वल टू 15, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, ठीक। तो अब आपको बताना है देन द प्रॉफिट मेड बाय गोपी बाय सेलिंग द प्रोडक्ट टू रवीज। तो एक तरीके से देखिए प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रॉफिट बेसिकली 100x थी सीपी, और आपका ये एसपी है, तो 108x, तो मतलब एक तरीके से 8x का प्रॉफिट हुआ, राइट। और आपको यही निकालना है प्रॉफिट कितने का हुआ, एक्स की वैल्यू 5/4, इसमें सब्सटीट्यूट अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 10 रुपए आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान था प्रॉब्लम, राइट। सो यूजुअली मैंने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आते ही आते हैं, मतलब आप कैट में एक्सपेक्ट करो करना ही चाहिए आपको कि एक प्रॉब्लम तो आते ही आता है, और वो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए क्योंकि वो डुएबल ही आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और मैं तो इसको बिल्कुल एकदम डुएबल प्रॉब्लम मानता हूँ। चलिए तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। So what does the next problem say? The average of three distinct real numbers is 28. तो अगेन आप पढ़ते साथ ही, पहला स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही अपने को समझ आ रहा है कि ये किसका प्रॉब्लम है, ये एवरेज इसका है, राइट। सो अब ये क्या बोल रहा है अपने को समझते हैं, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, टेक्स्ट ज्यादा है, बट ठीक है पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इज 28। तो आपके पास में तीन नंबर्स है, मान लेते हैं तीन नंबर्स क्या क्या है, ए बी और सी, और इनका जो एवरेज है वो 28 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 28 × 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। मतलब इन सबका सम जो आ रहा है 84 हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 7। अच्छा एक काम करते हैं अपन, इसी इसी तरीके से मान लेते हैं कि ऐसा है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमने ए को अज्यूम कर लिया, सबसे बड़ा नंबर अपना सी हो गया, बीच का नंबर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 7, तो आपने 7 ऐड कर दिया, राइट। एंड द लार्जेस्ट नंबर इज रिड्यूस बाय 10, तो आपने सी -10 कर दिया, और बी को तो आपने वैसा का वैसे ही रखा। तो देखिए एक बात बताइए, ए प्लस बी प्लस सी ये सम है 84, और ये +7 -10 हुआ तो -3, मतलब अब सम कितना हो गया, न्यू सम हो गया 81। तो अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो न्यू एवरेज कितना हो गया, 27। सो दिस इज द न्यू न्यू एवरेज, ठीक है। द न्यू अरिथमेटिक मीन becomes two more than the middle number। तो अब एक तरीके से ये जो 27 है, that is two more than the middle number। तो इससे मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। बहुत खूब, ठीक है। while the difference between the largest and the smallest numbers becomes 64, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर कितना था, हमने 10 से रिड्यूस किया तो c -10 हो गया, माइनस माइनस द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमने 7 से इंक्रीज किया था तो a +7, and basically this is now equal to 64।
ठीक है, तो ये हो गया c -10 -a -7 इक्वल टू 64, और यू कैन से c -a, ये डिफरेंस कितना हुआ, ये हमारा हो गया 81, 17 अब इसमें आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और, मुझे ये पता है कि भाई a प्लस बी प्लस सी कितना था, 84 था, और हमें पता है b की वैल्यू कितनी है, 25, तो इससे मेरे पास a प्लस सी का भी इक्वेशन आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 84 माइनस हम 25 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 59 आ गया, तो दिस इज 59। अब अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 140, और आई कैन से c की वैल्यू आ गई 70। हमसे पूछा क्या, देन द लार्जेस्ट नंबर इन द ओरिजिनल सेट ऑफ थ्री नंबर्स इज, सो सबसे बड़ा नंबर क्या था, c था, और उसी की वैल्यू कितनी है, 70 हमने निकाली, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, c की वैल्यू 70, एंड दिस इज द राइट आंसर। सो यहाँ लिख लेते हैं, आंसर क्या आया, 70। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी डुएबल प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा कुछ इसमें मुश्किल सा है नहीं। आपको बस जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उससे इक्वेशंस को फॉर्म करना है, और वो इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वील गेट द आंसर। ठीक है, तो ये भी मैं डुएबल प्रॉब्लम मानता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं किस टॉपिक का है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू 500 विथ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स इज, तो अब आपको बताना है कि कितने ऐसे 500 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि नॉन रिपीटिंग डिजिट से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, बढ़िया। तो देखिए अब ये जो प्रॉब्लम है आपको पढ़ते साथ ही समझ आ रही है, किसका हो गया, ये पीएनसी का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आपको थोड़ा सा देखने की कितने ऐसे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। तो भाई हमको देखना है 500 तक कितने नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट, जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहली बात है, अपन सिंगल डिजिट नंबर, अगर मैं एक डिजिट का नंबर बनाऊं, वन डिजिट का, तो कितने नंबर बन जाएंगे भाई आपकी, एक ही प्लेस है इसमें, आप 9 वेज में फिल कर सकते हैं, तो 9 ऐसे नंबर्स आपके बन जाएंगे, राइट। तो पहले अगर मैं देखूं कि एक डिजिट के नंबर्स कितने फॉर्म हो गए, 9 हो गए, राइट। अब अगर मान लो मैं दो डिजिट के नंबर देखूं तो कितने हो गए, दो ब्लैंक्स हो गए, करेक्ट। अब फर्स्ट प्लेस को आप कितने वेज में फिल कर सकते हैं, यू कैन फिल इट इन हाउ मेनी वेज, 9 वेज में, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, राइट। और अब अगर कोई भी डिजिट यहाँ पर आ चुका है, अब देखिए यहाँ पर जीरो तो आ सकता है, राइट, लेकिन यहाँ जो डिजिट था वो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है इस प्लेस को फिल करने के भी 9 वेज हो गए, तो 9 9 से कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तीन डिजिट के नंबर्स देखूं तो कैसे होंगे, एक दो तीन, तीन ब्लैंक्स हो गए, राइट। अब देखिए पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि भैया आप 500 तक ही जा रहे हो, आप 500 तक ही जा रहे हो, सो फर्स्ट प्लेस 1 से लेकर 4 तक अपन 4 वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद ये प्लेस कितने वेज में आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ऑलरेडी ऑलरेडी आपने एक डिजिट फिल कर लिया है, तो यहाँ पर उस डिजिट को हटा करके और जीरो को इंक्लूड करें तो 9 वेज हो जाएंगे, और अगला वाला जो हो जाएगा उसको फिल करने के कितने वेज हो गए, अब ये दो डिजिट जा चुके हैं तो ये 8 वेज में हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि 72 इंटू 4 288। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर्स कितने फॉर्म हो गए, टोटल नंबर्स अगर आप देखोगे तो ये 90 हो गया, 90 हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 378। ये हो गया आंसर, बस यही तो करना था आपको। ठीक है, तो आपको बस ये देखना था कि आप कितने नंबर्स 500 तक फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए 500 जो नंबर है वो इंक्लूडेड है, बट 500 को आप नहीं लेंगे क्योंकि 500 में आप देखेंगे तो दो बार जीरो आ रहा है, तो नॉन रिपीटिंग डिजिट्स नहीं है उसमें, राइट, तो उसको इसलिए हम नहीं कंसिडर करेंगे। बाकी अगर आप सारे नंबर्स को देखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 378 आ जाएगा। तो एकदम पीएनसी का, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पीएनसी पता है तो उसका एकदम ही बेसिक सवाल था ये, तो ये भी एक डुएबल प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है ट्रेन ट्रैवल्ड विद अ सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। एक ट्रेन है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव नीडेड 4 आवर्स लेस। तो देखिए एक हो गई उसकी नॉर्मल स्पीड, अगर v स्पीड से जाती है तो उसका t टाइम लगता है। ठीक है, अब ये बोला है कि ये जो स्पीड है, हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड v प्लस 6 होती तो अब उसको टाइम कितना लगता, उसे 4 घंटे कम लगते, 4 घंटे कम लगते, मतलब टाइम कितना लग जाता, t-4 लग जाता। ठीक है, नाउ हैड द स्पीड बीन 6 किलोमीटर पर आवर लेस, तो अगर स्पीड v-6 होती तो अब ट्रेन को कितना टाइम लगता, इट वुड हैव नीडेड 6 आवर्स मोर, तो t+6 लगता। और हम देखें सेम डिस्टेंस की बात कर, ठीक है, सेम डिस्टेंस। अच्छा बाय द वे ये जो प्रॉब्लम है ये सेम टू सेम प्रॉब्लम जो है
सेम नंबर्स के साथ में अगर मैं बात करूं तो ये हमारी असाइनमेंट जो है, हम लोग टीजी के बच्चे जो हैं वो जो असाइनमेंट सॉल्व करते हैं उसी का ये प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली सेम नंबर्स है, थोड़ी बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे है, बट पॉइंट ये है कि जो नंबर्स है, क्रक्स जो है, सब कुछ एकदम सेम था। तो उनको तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए ऐसे समझिए बात को कि पहली बात है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होता है। वो रिजल्ट ये बोलता है, यहां लिख देता हूं, कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड और टाइम, अगर स्पीड जो है वो एपी में होती है तो टाइम जो हो जाता है वो एचपी में हो जाता है। और स्पीड अगर एचपी में होती है, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो जो टाइम होता है वो आपका एपी में हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज और, एचपी आई एम श्योर आप लोग क्योंकि पढ़ चुके हैं सीक्वेंस सीरीज में, आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिजल्ट होता है एचपी का। वो ये होता है कि अगर मान लो आपके पास तीन नंबर्स ए बी सी ये एचपी में होते हैं तो जो मिडिल टर्म है बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये रिजल्ट होता है। और ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। तो अब यहां पर देखूं अगर मैं, तो स्पीड जो है ये आपको एपी में दिख रही होगी। देखिए 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब है जो टाइम टेकन होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, एचपी में होना चाहिए। और अगर ये एचपी में है तो बेसिकली ये रिजल्ट मैं अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी माइनस फोर इंटू टी प्लस सिक्स अपॉन, इनको ऐड करना है अपने को, तो ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टी प्लस टू, राइट। तो यहाँ पर टू से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो गया टी माइनस फोर इंटू टी प्लस सिक्स अपॉन, ये आ जाएगा टी प्लस वन इक्वल टू टी, इसको इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया टी स्क्वेयर प्लस टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस टू टी माइनस ट्वेंटी फोर, टी स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इससे टी की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो हमारा जो टाइम था, नॉर्मल टाइम जो लग रहा था वो 24 था। ठीक है। अब देखिए ये भी आपको पता है, यहाँ पर इसको देख लीजिए कि भाई डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड्स का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो किसका होता है, टाइम का। तो टी अगर यहाँ पर 24 है तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना लग रहा था, 20 घंटे लग रहे थे। तो इनका जो रेशियो है उसका उल्टा रेशियो में आपका टाइम एग्जिस्ट करेगा, मतलब v प्लस सिक्स अपॉन वी इज बेसिकली इक्वल टू 24/20। कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 6/5 हो गया, तो ये हो गया 5v प्लस 30 इक्वल टू 6v, और यू कैन से v की वैल्यू आ गई 30। तो अब आपको देखिए टाइम भी पता और स्पीड भी पता है 30, तो आपको निकालना क्या, आपको निकालना है डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, बस वैल्यूज डाल देते हैं। 30 और टाइम कितना था हमारा 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो 720 आ गया आंसर, देखिए, राइट। सो हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली हमने हमने बस थोड़ा सा ये दिमाग लगाया कि भाई जो स्पीड्स है अगर वो एपी में है तो टाइम जो टेकन होता है वो एचपी में होता है। बट ये कब होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर डिस्टेंस जो हमारा वो कांस्टेंट ही, हम सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसी रिजल्ट को हमने अप्लाई किया, तो उससे मेरे पास में टी की वैल्यू आ गई। टी की वैल्यू आ गई तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भैया जो स्पीड्स का रेशियो होगा उसका उल्टे रेशियो में टाइम हो जाएगा। तो हमें टाइम तो पता ही है, एक केस में 24 लगा, नॉर्मल उसका 24 लगता था और अभी उसको 20 घंटे लगे। तो वो रेशियोस अपने पास, स्पीड आ गई, स्पीड कितनी आ गई 30 आ गई। और जैसे ही स्पीड आ गई अपने पास में तो हमने क्या किया, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे हमारे पास में जो टोटल डिस्टेंस है ना वो हमने निकाल लिया। ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी बात पर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको कुछ दिया हुआ है, 3 की पावर a इक्वल टू 4, 4 की पावर b इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, देन फाइंड द प्रोडक्ट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो हमें दिया हुआ है 3 की पावर a इक्वल टू 4। ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड में लॉग ले लूं तो ये क्या आ जाएगा आपका, a log 3 इज इक्वल टू log 4, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, log 4/log 3, ये आ गया, राइट। सिमिलरली जब आप इसको देखेंगे तो उससे अपने पास में b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, b की वैल्यू आ जाएगी log 5/log 4। सिमिलरली c की वैल्यू, अब आप लोग समझदार तो हैं, c की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, log 6/log 5। सिमिलरली d की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 7/log 6। बेस अपना 10 ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। सिमिलरली ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 8/log 7। एंड एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी
9 अपॉन लॉग 8। तो आपको क्या निकालना है, आपको ए बी सी डी ई एफ निकालना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो आप देखिए क्या आ रहा है, ये बेसिकली log 4/log 3 इंटू log 5/log 4, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट वाला क्या आ जाएगा, log 9/log 8। अब आप देखते जाइए, ये सारे कैंसिल आउट होते जाएंगे, ये सब आपस में कैंसिल आउट होंगे, राइट। बचेगा क्या, बस आपके पास में एक ये वाला बचेगा टर्म विच इज log 9/log 3। फर्दर आप जानते ही हैं 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर होगा तो 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log 3/log 3। और ये कैंसल आउट हो गया, तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो द राइट आंसर वुड बी 2। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हमने कर लिया। अभी तो देखिए मैंने किया है, लिखा है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। बाकी आपको जैसे ही क्लिक करेगा, आप खट 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 आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई जब मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। लास्ट वाला बचेगा एक log 9 बचेगा और एक फर्स्ट वाला log 3 बचेगा, तो सीधा वो 2 हो गई उसकी वैल्यू, खत्म मतलब। अब देखिए आधा मिनट का भी ये सवाल नहीं है, तो एकदम ये डुएबल है। अभी तक हमने जितने प्रॉब्लम्स किए हैं, हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए, सारे के सारे प्रॉब्लम्स डुएबल थे अभी तक तो। ठीक है, तो चलो और चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ऑलराइट, अब आपको एक सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये थोड़ा सा मेरे को देखकर थोड़ा पेचीदा सा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा लग रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कंसिडर अ सीक्वेंस T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू -1 एंड Tn इज n-3/n-1 इंटू Tn-2। इस टाइप का एक्सप्रेशन जब दिखता है तो थोड़ा सा दिमाग घूम ही जाता है। For n greater or equal to 3, then the value of the sum 1/t²। सॉरी, ये जो लिखा है ना, ये पावर्स नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ये 1/t2 है, प्लस 1/t4 है, ये 1/t6 है, एंड सो ऑन अप टू 1/t2024 है। ये टर्म की बात हो रही है, ये उसकी पावर्स नहीं है। ठीक है, ये आपको निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो सबसे पहली बात है, मेरे को T2 की वैल्यू पता है। T2 की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, तो अब अगर मान लो मैं इसमें मेरे को निकालना क्या क्या, एक तो T2 और T4 निकालना, तो T4 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या होगा। T4 का मतलब हुआ n की वैल्यू 4 डाल देंगे इसमें। अगर हमने n को 4 डाला, तो ये आ जाएगा आपका, ऊपर में तो 1 आ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा, इंटू 4 डाला हमने तो ये T2 हो गया, और T2 की वैल्यू -1 है, तो ये कितना आ गया, -1/3। ठीक। अब सिमिलरली T6 को देख लेते हैं। T6 क्या है, अपने को T6 क्यों देखना है, क्योंकि हमें जो पूछा गया उसी पे फोकस करते हैं ना। तो T6 अगर देखूं, तो मैं n को 6 डाल दूंगा इसमें, तो क्या आ जाएगा, 3/6 डाला तो कितना हो गया, 5। 3/5 इंटू, ये हो गया T4, और T4 की वैल्यू कितनी है, -1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/5। सिमिलरली अगर तुम T8 देखोगे, तो हमने क्या किया, n की जगह क्या डाल दिया, 8 डाल दिया, तो ये आ जाएगा 5/7 इंटू T6 विच इज -1/5, तो ये आ गया -1/7। तो बस अब मेरे को T2 पता है, T4 पता है, T6 पता है, T8 पता है, और मुझे यही निकालना है बेसिकली, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो 1/T2 कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो गया -1, प्लस 1/T4 क्या हो गया, -3। 1/T6 कितना हो गया, इसका उल्टा कर देंगे, तो -5, फिर -7, एंड सो ऑन अप टू कहां तक जा रहा है हमारा, T2024 तक जा रहा है, राइट। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि ये आ जाएगा -2023। अब ये मुझे कैसे चमका कि ये 2023 ही होगा, इन सब छोटी छोटी बारीकियों में दिक्कत हो जाती है। भाई आप देखिए, हर एक जो है 6 जो था वो यहाँ पर देखिए एक कम हो गया, 5 हो गया, 4 था तो 3 हो गया, 2 था तो 1 हो गया, राइट, 8 था तो 7 हो गया, तो इसका मतलब है 2024 होगा तो 2023 आ जाएगा विद अ माइनस साइन। तो बेसिकली मुझे यही ऐड करना है, 2023 तक। ठीक। अब ये तो आपको दिख रहा है, ये ऑड नंबर्स का सम है, ये सारे 1 से लेकर आपके ऑड नंबर्स हैं, राइट। ऑड नंबर्स का सम जो होता है वो होता है n², वेयर n डिनोट्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये कितने टर्म्स है आपके, ये जितने भी टर्म्स है आपके, उसका स्क्वायर कर देंगे तो यू विल गेट द सम ऑफ
n ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली मैं, अगर मेरे को देखना है कि कितने टर्म्स होंगे, तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म जो है वो 2n-1 के फॉर्म में, एंड दिस इज इक्वल टू 2023, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 2024 डिवाइडेड बाय 2, तो गया 1012। मतलब ये जो है मुझे कुछ नहीं करना, n जो है 1012 टर्म्स है, तो 1012 का स्क्वायर कर देंगे एंड विद अ माइनस साइन। अब 1012 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1024144 एंड विद अ माइनस साइन, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी बिकम्स द राइट आंसर। ये जो आपका सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जो है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम, ये जो है फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, और नहीं भी अगर आपको आता तो कुछ मत करिए, एपी में तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो भी आपके पास में आंसर आ जाएगा, सेम ही चीज आएगी आपकी, ठीक है। तो मैं इसको एकदम डुएबल तो नहीं मानूंगा क्योंकि ये थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है, वैसे है नहीं, अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इसके बाद तो ये आसान हो गया, लेकिन एग्जाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में वैसे ही ऑलरेडी प्रेशर होता है, तो तब उसके हिसाब से मैं इसे डुएबल इतना नहीं मानूंगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो पूछा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब आपको एक बड़ा खूंखार सा इक्वेशन दे दिया गया है, उसमें कुछ मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम लिखा है, मॉड भी लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन है, इसको किस कैटेगरी में डालना चाहिए कह नहीं सकते, क्योंकि ये मॉड भी है और दूसरे साइड में मैक्सिमम मिनिमम भी है, तो थोड़ा अलग टाइप का इक्वेशन है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 2 माइनस मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। ये आपको सॉल्व करना है, तो आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए पहली बात तो ये समझना हमको जरूरी है कि जब भी हम मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा 2, मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी ये फंक्शन उसको ले रहा है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि मैक्स ऑफ 3,5 है, तो इसका मतलब है 3 और 5 में बड़ी वैल्यू क्या है 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। एंड सिमिलरली अगर मैं बोलूं मिनिमम ऑफ 3,5, तो आपने देखना है कि 3 और 5 में छोटी वैल्यू क्या है 3, तो आंसर क्या होगा 3। इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि अब अपने को एक्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो वैल्यूज हैं तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 3 और 5 में जो बड़ी वैल्यू है वो 5 हो गई, छोटी वैल्यू क्या है 3 है। लेकिन जैसे ही अपने पास एक्स आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग इशू चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है मोड आ रहा है, मोड में भी आपको पता है कि भैया ये तो ये जब पॉजिटिव होगा तो ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव होगा तो चेंज हो जाएगा। सो ऐसे देखिए कि बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो इसके हिसाब से पॉइंट्स क्या हो गए नंबर लाइन पे, एक हो गया ये -2, ये हो गया 2। तो अगर मैं अभी इसको भूल जाते हैं, अगर मैं सिर्फ राइट हैंड साइड को देखूं तो बेसिकली पूरी जो नंबर लाइन है वो 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो रही है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने को केसेस बनाने पड़ेंगे, राइट, ठीक है। तो अपन सबसे पहला केस बनाते हैं, केस 1। लेट्स से मैं बोलता हूँ एक्स जो है वो इस इंटरवल में, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो अब ऐसे सोचिए कि अगर एक्स ग्रेटर देन 2 है, अगर x ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा है, तो आप देखिए मैक्सिमम है x और 2 में, अगर x 2 से बड़ा है तो मैक्सिमम x और 2 में मैक्सिमम क्या आएगी वैल्यू, डेफिनेटली x आ जाएगा। और मिनिमम x और 2 में क्या आएगा, x 2 से बड़ा है तो छोटी वैल्यू क्या होगी 2 हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो x-2 इक्वल टू। और अब हम मॉड वाले पे ले रहे हैं तो भाई इस इंटरवल में अगर है तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा x+2 माइनस x-2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया x-2 इज इक्वल टू, ये आ गया अपना कितना 4, तो इससे आया x इज इक्वल टू 6। तो भाई एक बात बताओ, मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 2 और x इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये तो एक सोल्यूशन हो गया, तो x इक्वल टू 6 हमारा एक सोल्यूशन हो गया। अभी हमने कौन सा केस लिया, केस 1 लिया, जब हमने बोला x जो है 2 से बड़ा है। अब अगर मान लो मैं सेकंड केस ले लूं, केस 2 ले लूं, केस 2 क्या हो गया, x जो है वो -2 से 2 के बीच में, मतलब एक तरीके से x जो है वो 2 से छोटा है। x अब 2 से छोटा है तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ x और 2 में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम 2 आ जाएगा, और मिनिमम ऑफ x और 2 में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो LHS हो गया ये। अब आते हैं RHS पे। RHS देखिए, अगर आपका सोल्यूशन इस इंटरवल में है तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा ये नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा x+2 -2 माइनस एक्स, है ना, माइनस ऑफ माइनस क्या करेंगे तो 2 - x आ जाएगा इधर में।
तो ये आ जाएगा आपके पास में x प्लस 2 - 2 और ये हो गया 2x। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 2 और यू कैन से x की वैल्यू आ गई 2/3। अब आप देखिए 2/3 क्या इस इंटरवल में लाई करता है? बखूबी लाई करता है, तो ये भी हमारा एक सोल्यूशन हो गया। तो अभी तक दो सोल्यूशंस आ गए, राइट। अब तीसरा केस बनता है ये, तो अपन यहां मान लेते हैं, लेट से x जो है वो यहां पर है, मतलब केस 3 क्या हो गया? केस 3 हो गया x इज लेस देन -2। अगर वो -2 से छोटा है x, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा भाई, मैक्सिमम ऑफ x, 2 क्या हो जाएगा? अब आप खुद सोचिए, अगर वो -2 से छोटा है x, तो डेफिनेटली 2 से तो छोटा ही है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और मिनिमम क्या हो जाएगा x। तो एलएचएस हो गया ये। अब आरएचएस देखिए, ये भी नेगेटिव है, तो -x -2 हो गया, और ये क्या हो गया? -2 - x हो गया। तो आप इसको देखिए, ये कितना हो गया? -x प्लस x कैंसल आउट हो गया, ये हो गया -4। x की वैल्यू आ गई 6, बट x जो है वो तो -2 से छोटा है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पर अपना कोई केस बन नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अपने को दो वैल्यूज मिल रही है। क्या क्या दो वैल्यूज मिल रही है? एक तो x की वैल्यू 6 मिल रही है, और दूसरी क्या मिल रही है? 2/3। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कितने सोल्यूशन होंगे इसके? हमें यही तो पूछा है, कितने सोल्यूशन होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 सोल्यूशन हो जाएंगे। यही आपके दो सोल्यूशन जो है, जो हमने कैलकुलेट करा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग से ज्यादा आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। बस केस ये बना दीजिए, 3 ही केस बनेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा ये केयरफुल होने वाला था सवाल, और ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था, बहुत सारे, बहुत सी। क्योंकि क्या होता है ना, एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो उसको बंदा कोशिश करता है कि चलो 1.5 2 मिनट तो लगा ही लेते हैं। तो बहुतों ने ये ट्राई किया था प्रॉब्लम, लेकिन आप क्योंकि एग्जाम में एक प्रेशर होता है ना, तो चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो उससे बहुतों के आंसर गलत आए थे। बट यस, अभी आपको जब मैंने समझा दिया है, तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन से टॉपिक का है? ऑल राइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है पहले पढ़ लेते हैं, ऐसे समझ नहीं आ रहा। Rajesh and Vimal own 20 hectares and 30 hectares of original of agricultural land respectively, which are entirely covered by wheat and mustard crops. The cultivation area of wheat and mustard in the land owned by Vimal are in the ratio of 5:3. If the total cultivation is 11:9, what is the ratio? तो देखिए, अब यहाँ पर इस सवाल को पढ़ के इसको आप बोल सकते हो, ये रेशियो प्रपोर्शन का भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो रेशियो की बात हो रही है। सिमिलरली इसको आप मिक्सचर्स एलिगेशंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्सचर्स एलिगेशंस के थ्रू भी आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स मैं वो नहीं सजेस्ट करूंगा करना, इसको नॉर्मल रेशियो के उस हिसाब से करेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। देखिए, मिक्सचर्स एलिगेशंस जो है वो टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी मदद करने के लिए, हम जो भी वो एलिगेशंस के तरीके वगैरह सीखते हैं, उनका मेन मकसद क्या है? ताकि प्रॉब्लम आप जल्दी कर सके। लेकिन द मोमेंट अगर उसमें टाइम लग रहा है, उस अप्रोच से टाइम लग रहा है, तो बेहतर ये है कि उसको आप ना करिए, नॉर्मल तरीके से करने की कोशिश करिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो एक बार ट्राई करिए, देखिए आपका क्या आता है आंसर। एक बार खुद से ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए। देखिए, हमें दिया हुआ है कि राजेश और विमल है, दो लोग हैं। राजेश के पास में टोटल लैंड कितना है? 20 हेक्टेयर्स का लैंड। और विमल के पास टोटल कितना है? 30 है, ठीक है, बढ़िया। अब आगे पढ़ते हैं। द कल्टिवेशन एरिया ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड। अब बेसिकली क्या हो रहा है, दो टाइप के आपके क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, एक तो व्हीट हो गया और एक हो गया मस्टर्ड क्रॉप्स हो गया। तो इन द लैंड ओन्ड बाय विमल आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो विमल जो है, विमल भाई साहब के टोटल लैंड 30 है, और ये जो है ये व्हीट और मस्टर्ड में किस रेशियो में डिवाइडेड है? 5:3। सो बेसिकली मैं 30 को 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर दूंगा। तो एक तरीके से देखिए, व्हीट जो हो गया विमल के खेत में, वो कितना हो गया? 5/8 इंटू 30 कर देंगे अपन, राइट। तो ये कैंसल आउट हुआ, ये हो गया 15 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 75/4। एंड सिमिलरली जो मस्टर्ड हो गया, वो कितना हो गया? 3/8 इंटू 30, राइट। तो अगेन ये 4 हो गया, ये हो गया 15, तो ये आ गया 45/4, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़िए। इफ द टोटल कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड मस्टर्ड आर इन द रेशियो ऑफ 11:9। अब टोटल अगर आप देखेंगे, तो टोटल जो है, टोटल अपने पास एरिया कितना है, टोटल लैंड कितना है? 50 है, राइट।
अब 50 में व्हीट और मस्टर्ड जो है वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 11:9 के रेशियो में हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है इससे अपने को व्हीट आ जाएगा, व्हीट कितना हो गया 11 आउट ऑफ कितना कर देंगे 20 कर देंगे इंटू 50, राइट। तो ये कितना आ गया 55/2, ये टोटल है। एंड सिमिलरली अगर मैं मस्टर्ड देखूंगा तो कितना आ गया 9/20 इंटू 50, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 45/2। ये टोटल मस्टर्ड है, ये टोटल व्हीट है। ये विमल जो था उसके खेत में कितना है व्हीट, और ये विमल के खेत में कितना मस्टर्ड है, राइट। तो राजेश के खेत में, राजेश के खेत में आपका व्हीट कैसे निकालोगे, व्हीट की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 55/2 तो टोटल थी, उसमें से अपन 75/4 को माइनस कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया एलसीएम 4 हो गया, ये 110, 110 माइनस 75 करेंगे तो ये आ गया 35, तो 35/4 हो गया, ठीक है। और मस्टर्ड अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास में मस्टर्ड कितना था 45/2 था, उसमें से हम लोग विमल के लैंड में कितना था मस्टर्ड 45/4, तो ये आ जाएगा 45/4। तो आपको बस ये निकालना है कि भाई राजेश के खेत में वीट का है, ये वीट की क्वांटिटी है, ये मस्टर्ड की क्वांटिटी, इनका रेशियो क्या है, दोनों का रेशियो लेंगे अगर हम तो कितना आ जाएगा 35/4:45/4, ये कैंसल आउट हो गया तो कितना आ गया 7:9, एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन 7:9। तो आप समझ पा रहे हैं बात को, देखिए हमने एकदम नॉर्मल, एकदम जो देहाती तरीका होता है उससे किया, हमने बस रेशियो पता था उससे डिवाइड कर दिया, तो टोटल वीट निकाल लिया, टोटल हमने मस्टर्ड निकाल लिया, विमल के लैंड में कितना वीट था कितना मस्टर्ड था वो निकाल लिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो उससे अपने पास दोनों के वीट और राजेश जो बचेगा, राजेश का वीट कितना उसने उगाता था, मस्टर्ड कितना उगाता था, उसी का रेशियो आपको निकालना था, ठीक है। तो देखिए बात यह है कि प्रॉब्लम तो बहुत ही आसान था, बहुत आसान था। ये हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, बट वैसे प्रॉब्लम डूएबल है, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये तो समझ आ ही गया होगा आपको। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो आपको दिख रहा है, फॉर एनी नॉन रियल नंबर एक्स लेट एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 3x। एक इक्वेशन दिया हुआ है आपको और यहाँ फंक्शंस की बात हो रही है, राइट, ठीक है, ये फंक्शंस है तो फंक्शंस टॉपिक का हो गया। तो अभी पूछा था सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, हमारे को एक इक्वेशन दी है एफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x, राइट। अगर मैं यहाँ पर पुट 1/x इन प्लेस ऑफ x, अगर मैं x जगह 1/x कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/x प्लस ट्वाइस ऑफ, अगर तुम x की जगह 1/x डालोगे तो fx हो जाएगा, और यहाँ पर भी x की जगह 1/x करेंगे तो ये हो जाएगा 3/x, राइट। तो आपके सामने देखिए दो इक्वेशंस है और हमको f ऑफ x के बारे में बात हो रही है, राइट, तो मुझे fx निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये आ जाएगा 3x माइनस 6/x। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और एफ एक्स में से ये 4f(x) होगा माइनस, तो माइनस 3f(x) आ गया, राइट। तो इससे मेरे पास में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया -x प्लस 2/x हो गया है ना। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा आपके पास में, ठीक। अब ये एफ एक्स है और अपने को दिया है एफ एक्स दिस इज इक्वल टू 3, तो आपको बताना है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट। सो इसका मतलब है, इसको आप थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, हो गया -x² प्लस 2 इज इक्वल टू 3x, और यू कैन से x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो आपको ना इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, आपको निकालना व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। तो सम, अब ये आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है और क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स क्या होता है -b/a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, एक ए तो 1 ही है, राइट, तो आंसर क्या हो गया -3 हो गया। अब मैं ऑप्शंस को देखूं तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो -3। तो ये भी फंक्शंस का प्रॉब्लम है, देखिए फंक्शंस को देख करके हमको लगता है कि प्रॉब्लम मुश्किल होगा, लेकिन जबकि एक्चुअल में मुश्किल है नहीं। इस टाइप का ये बड़ा ही, अगर आपने फंक्शंस पढ़ा है तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स बड़े स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्स की जगह 1/x डाल देते हैं, इक्वेशंस बनते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो बस यही करोगे तो उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए तो मैं भी इसको डुएबल ही मानूंगा,
आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट प्रॉब्लम है, पढ़ते साथ ही समझ आ रहा है, ज्योमेट्री का सवाल है, और ज्योमेट्री में भी किसके बारे में बात हो रही है? ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन। सो ऑक्टागन क्या होता है? एक ऐसा फिगर जिसमें 8 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं? 8 साइड्स होते हैं, और रेगुलर ऑक्टागन है, राइट? तो रेगुलर ऑक्टागन जो होता है, इसका मतलब है उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा, अगर एक रेगुलर ऑक्टागन होता है, कोई भी अगर एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो उसका हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? 135 डिग्रीज होता है। हर एक एंगल कितना होगा? 135 डिग्रीज होगा। तो अब क्या दिया हुआ है, बना पहले तो रेगुलर ऑक्टागन बना लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या दिया हुआ है? आपको एरिया निकालना है किसका? ए सी ई जी। तो ए सी ई जी, इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी एक स्क्वायर बन रहा है, लिखा भी हुआ है इसमें, एक स्क्वायर बन रहा है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। और अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि रेगुलर ऑक्टागन का हर एक एंगल कितना होता है? 135 डिग्री होता है, करेक्ट। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन के साइड्स कितने? 6 दिए हुए हैं अपने को, तो ये भी 6 और 6। तो आपको इसका एरिया निकालना है। भाई एक बात सोचो, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे साइड लेंथ पता चल जाए, अगर एसी की लेंथ अगर निकल जाएगी तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया, राइट? तो एक काम करते हैं, एसी की साइड लेंथ को ए मान लेते हैं, और कुछ नहीं करना आपको, बस इस ट्रायंगल में कोसाइन रूल लगा देना। अब आप पूछेंगे कोसाइन रूल क्या होता है? आई एम श्योर आप लोग ने पढ़ा होगा, जब ज्योमेट्री पढ़ा होगा, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो अगर मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, इसके ऑपोजिट साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोसाइन रूल बोलता है कि अगर मेरे को कॉज ऑफ एंगल ए निकालना है, तो दैट वुड बी बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc, ठीक। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ट्रायंगल जो बन रहा है उसमें ये एंगल 135 है, तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो क्या होगा? cos 135 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, मतलब 2 इंटू 6 इंटू 6। अब बात आती है कि cos 135 की डिग्री, cos 135 जो है वो होता क्या है, इसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं cos ऑफ 90 प्लस 45। तो मतलब एक तरीके से, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये होगा माइनस कॉस 45। और कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। ये वैल्यू आएगी -1/√2। तो -1/√2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 36 माइनस ए स्क्वेयर अपॉन, ये हो गया 72, राइट? तो बेसिकली आप या तो एक काम कर सकते हैं ना, इसको अपन काट देते हैं, इससे √2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा √2 इंटू 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे पास में ये कितना आ गया? सॉरी, 36 क्यों लिख रहा हूँ मैं? 72 ना, एक सेकेंड, ये 2 है ना, ठीक है। ये हो गया वैल्यू, यहाँ पर लिख रहा हूँ -1/√2, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, यहाँ √2 बचा, और ये हो गया 72 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36√2। और यू कैन से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपनी माइनस साइन के साथ है, ए स्क्वायर हो जाएगा 72 प्लस 36√2। तो अब अगर मैं इसमें से 36 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? ये 2 प्लस √2 हो गया। अब मैं ऑप्शंस को देखूंगा, कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एग्जैक्टली 36 इंटू 2 प्लस √2। समझ रहे हैं? प्रॉब्लम बहुत आसान है। द ओनली थिंग इज कि आपको एक बार में बस देख चमकना चाहिए कि भैया इसमें तो कोसाइन रूल लगाऊंगा, सीधा मेरे को इसकी वैल्यू आ जाएगी। सी, अब देखो बढ़िया बात क्या है, अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और हमें निकालना क्या है? हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, विच इज ए स्क्वायर ही तो है। तो एक तरीके से मुझे बस ए स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी थी। तो ये सबसे आसान तरीका है करने का। इसे इसको हो सकता है बिना कोसाइन रूल के भी ट्राई कर सकते हैं, बट क्यों करना? जब सबसे आसान चीज अपने को पता है तो उसी को यूज करते हैं और निकालते हैं, ठीक है। सो ये भी जिन्होंने ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी, तो मैं उनके लिए डुएबल प्रॉब्लम ही मानूंगा इसे, ठीक है। चलो, अब लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बेसिकली जो कैट 24 का स्लॉट 3 का लास्ट प्रॉब्लम है। लास्ट प्रॉब्लम क्या है? लास्ट प्रॉब्लम बोल रहा है सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन। अब आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, 10 की पावर एक्स प्लस 4/10 की पावर एक्स इज इक्वल टू 17/2। और ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आपको जितने भी एक्स की वैल्यूज है उनका सम निकालना है, ठीक है। चलो, तो भाई एक काम करते हैं, पहले तो मैं 10 की पावर एक्स को कुछ वेरिएबल ए मान लेता हूँ।
तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 4/a इज इक्वल टू 17/2। तो ये हो गया a स्क्वेयर प्लस 4/a इज इक्वल टू 17/2। तो ये हो गया 2a स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 17a, मतलब 2a स्क्वेयर माइनस 17a प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे मिडिल टर्म को। ये हो सकता है -16a माइनस ए प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 2a कॉमन ले लिया तो ये बचा a माइनस 8 माइनस 1 इंटू ए माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे a की वैल्यू आ गई 8 और a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 2a माइनस 1, तो मतलब 1/2 आ गई। तो ये अपने पास में a की दो वैल्यूज आ गई, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल रहे हो कि 10 की पावर x जो है वो या तो 8 है, ठीक है। और अभी दूसरे को बाद में लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, राइट। तो मेरे को तो x निकालना है। तो दोनों साइड अगर मैं log 10 ले लूं तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू log, और 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 3 log 2, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं अपन। ये बोल रहा है 10 की पावर x इज इक्वल टू 1/2, हमें निकालना, अगर x है तो क्या कर लेंगे, log ले लेते हैं दोनों साइड। तो log लेंगे तो क्या होगा, x, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1, तो ये आ जाएगा -log 2। तो हमारे पास में x की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x, और आपको इन दोनों का सम निकालना है। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए 3 log 2 माइनस log 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सम 2 log 2। तो अब मैं ऑप्शंस को देखूं तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 2 log 2 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिए आसान ही था ये भी। तो अभी तक हमने, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, स्लॉट 3 को अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो बहुत ही मतलब सारे प्रॉब्लम्स डुएबल लग रहे हैं। जैसे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी डुएबल है। चलो एकदम डायरेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत फाइट तो मारनी पड़ेगी आपको। उसके बाद लॉग लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लॉग लेना पड़ेगा, ये आपको कैसे चमकेगा, आप एक बार ऑप्शंस को देखिए, आपको ऑप्शंस को देखकर ही लॉग दिख रहा है, तो उससे समझ आना चाहिए कि भैया लॉग तो लेना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो चलो इसको डुएबल नहीं भी मानूं मैं एक बार को, ये वाले प्रॉब्लम को देखूं तो ये तो एकदम डुएबल प्रॉब्लम है, एकदम डायरेक्ट प्रॉब्लम है। ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो एकदम उसके हिसाब से डुएबल प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया डुएबल, ठीक है। इसके अलावा इसको देखूं तो ये भी बड़ी स्टैंडर्ड फंक्शंस का प्रॉब्लम है। चलो एक बार को हटा भी देते हैं अपन इसे, वैसे तो होना चाहिए बट स्टिल मैं तो इसे डुएबल मानता हूँ। ये वाला प्रॉब्लम देख लीजिए, ये एकदम डुएबल प्रॉब्लम है। दो प्रॉब्लम्स हो गए। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए, इसको हटा देते हैं, ये देख के बंदा कई बार छोड़ देता है, तो इसको हटा देते हैं, नहीं कंसिडर करते। ये प्रॉब्लम जो है ये, इसको भी हटा देते हैं अपन, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखो तो एकदम हद डुएबल प्रॉब्लम है, मतलब ये तो एकदम डायरेक्ट है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आई एम प्रीटी श्योर आपने किए होंगे जो आपने लॉग पढ़ा होगा। तो तीन प्रॉब्लम्स हो गए। इसको देखिए, ये भी एकदम इजी प्रॉब्लम है, चार प्रॉब्लम्स हो गए डुएबल। इसके बाद ये वाला पीएनसी का प्रॉब्लम है, ये आप देखा, आप देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है, कितना इजी प्रॉब्लम है। ये भी देखिए डुएबल प्रॉब्लम है, 6 हो गए। इसको देखिए, एवरेज का एकदम डायरेक्ट इक्वेशंस बनानी थी, सॉल्व करना था डायरेक्ट, अगेन डुएबल प्रॉब्लम, ठीक है, 7 हो गए। इसको देखिए, ये कितना, ये तो एकदम इजी, सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम में से एक था, ठीक है। तो टोटल 8 प्रॉब्लम्स हो गए भाई। हम अभी कुछ नहीं देखें, अगर हम, मैं वो प्रॉब्लम्स को तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं कर रहा जिसमें थोड़ी बहुत फाइट मारनी है। आप एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आपको 8 प्रॉब्लम्स तो इसमें मिल गए, उससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें भी थे हमारे 5-6 सवाल तो कम से कम। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप, आपको देखिए हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे जितने भी डुएबल प्रॉब्लम्स है ना, आप उनको कर लीजिए, भले वो जितने भी हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स पे फाइट करनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, एक दो स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा करने हैं। यकीन मानिए, आप कोई भी साल का पेपर उठा लीजिए, आपको ऐसे प्रॉब्लम्स 100% मिलेंगे जो कि एकदम डुएबल होंगे। मतलब 8 से 10 प्रॉब्लम्स हमेशा ऐसे होते हैं। आप टफेस्ट से टफेस्ट पेपर भी देखेंगे ना, आपको 8 से 10 प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। सो हमें हमेशा हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें अपना कंपोजर नहीं खोना। हम जो अभी तक मॉक्स वगैरह में करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं हम लोग सिलेक्शन करते हैं, हम देखते हैं, हम वही प्रॉब्लम्स पे हाथ लगाते हैं जो हमें आते हैं, वही करिए। यकीन मानिए, कैट जो है बहुत ही कन्वेंशनल पेपर है, कुछ भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू हो जाए, स्पेशली कोंट वाला सेक्शन में। तो आपको बहुत ही आइडिया है, मतलब हम प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स आपने किए ही होंगे,
पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे, तो आपको ये अंदाजा होगा ही कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको उसी लाइंस पे ही दिखेंगे। बस द ओनली थिंग इज कि क्यों हमारा खराब हो जाता है कई बार, उसका रीजन यही है कि हम अपना कंपोजर खो देते हैं। वो अगर आप अपना संयम बना के रख सकते हैं, आप बहुत काम हो करके चीजों को एनालाइज करते हुए चल सकते हैं, यकीन मानिए आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कैट में। राइट, तो इसी उम्मीद में मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। आप अपना कंपोजर बनाए रखिए, टेस्ट देते रहिए, मॉक्स देते रहिए, एनालाइज करते रहिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए। अभी भी आपके पास में टाइम है अपनी जो वीकनेसेस है उनको सुधार करने का। टॉपिक्स को, जो जो टॉपिक्स आपने छोड़ दिए थे, आपको लगता है ये यार ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे कई बार नंबर सिस्टम छोड़ देते हैं, कई बार हम परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को छोड़ देते हैं क्योंकि लगता है कि उसमें से ज्यादा प्रॉब्लम आते ही नहीं है। लेकिन यू नेवर नो, मान लो ज्यादा प्रॉब्लम आ गए तो, अब मान लो एकदम इजी प्रॉब्लम हो गई, वही आपका स्कोर बड़ा आ रहा होगा तो इसलिए अभी भी वो टाइम है वीकनेसेस को ठीक करने का, उस पर लगे रहिए। और अगली बार मिलेंगे तो अब हमने 24 का स्लॉट तो खत्म ही कर दिया, अब हम 23 को देखेंगे, जो कि काफी मुश्किल माना जाता है अभी। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।